लिखो प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। पहला केस लिखो, इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन। इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन, आपको एटॉमिक नंबर दे दिया, बोल दिया जैसे 73 का बताओ, 73 का अपने को पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप बताओ कौन सा है, वो फाइंड आउट करना है। तो मेथड क्या है इसका, लिख लिया केस 1, इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन। तो इसमें लिखो, नोट डालो, सबसे पहले एक नोट डालो, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू n+l रूल, अकॉर्डिंग टू n+l रूल, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू n+l रूल विदाउट एनी एक्सेप्शन। समझ में आ गया? आपको एटॉमिक नंबर दिया है, कल हमने सीख लिए सबका लिखना, ठीक। बाकी अभी एक बार सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, है ना, ns में कितने, n-2, f में कितने, n-1d में कितने, np में कितने, ऐसे आएगा। तो पीरियड, पीरियड किससे पता चलेगा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जो उसमें आउटर मोस्ट सेल होगी, आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, nth सेल, तो वो पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी। समझ आई बात? पीरियड का पता लग गया। फिर बात आती है ब्लॉक की। ब्लॉक कैसे पता चलेगा, जब आप n+l रूल के अकॉर्डिंग, जैसे एक्सेप्शन आते हैं ना, हमने कल एक्सेप्शन देखे थे ना n+l रूल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते टाइम, तो उसमें जो एक्सेप्शन आते हैं उनको हमें नोटिस नहीं करना, विदाउट एक्सेप्शन लिखना है। समझ आ रही बात? जैसे ही जिस फीलिंग हो रही है, जिसमें पहले ns में करते हैं, फिर n-2f में, फिर n-1d में, फिर np में, ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा सबको। तो जो ये करते हैं ना, तो इसमें आपको एक्सेप्शन नोट नहीं करना। तो ऐसा करते हुए n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हुए, जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करेगा, s में, p में, d में या f में, वो उसी ब्लॉक का होगा। s में एंटर किया तो s ब्लॉक, p में एंटर किया तो p ब्लॉक, d में एंटर किया तो d ब्लॉक, और f में एंटर किया तो f ब्लॉक। लिखा? पहले लिख लो पीरियड। पीरियड क्या बताएगा, आउटर मोस्ट सेल क्या होगी, पीरियड बताएगी अपने को, nth से, n से पता चल जाएगा, सीधा n लिख लो ना। नेक्स्ट लिखो ब्लॉक। ब्लॉक में लिखो, इट इज डिसाइडेड बाय द फैक्ट, इज डिसाइडेड बाय द फैक्ट that in which subcell last electron entered, s में एंटर करेगा तो s ब्लॉक, p में एंटर करेगा p ब्लॉक, d में एंटर करेगा d ब्लॉक, f में एंटर करेगा तो f ब्लॉक। अपने को ब्लॉक समझ में आ गया। अब ब्लॉक में अपने को पीरियड बताने हैं, सॉरी ग्रुप बताने, पीरियड तो बता दिया ना, ग्रुप कैसे बताएंगे। देखो भाई, ग्रुप जो बताते, अच्छा आपको ये तो पता ना 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है, तो सबको पता ना। अब पीरियोडिक टेबल अपनी कुछ ऐसी दिखती है, ये ऐसी पीरियोडिक टेबल अपनी दिखती है। ये है अपनी पीरियोडिक टेबल। समझ आ रही बात? यहां पे हीलियम है, सॉरी, यहां पे जैसे यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे हीलियम है, ये तो पता है सबको। नीचे वो दिखा देते हैं हम एफ ब्लॉक, लेकिन एफ ब्लॉक अपने को ग्रुप में, ग्रुप अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में बताना है। इसको कहते हैं फर्स्ट ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट। ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। समझ आई बात? ठीक। इसके बाद ये वाला ग्रुप 13 ग्रुप, 14th, 15th, 16th और 17th ये वाला, और 18th ये लास्ट वाला। 18 को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा, वो वैसे पूछता नहीं आजकल 1A 2A, वो बताऊं क्या होता है। इसको तो कहते हैं 1A, ठीक, इसको कहते हैं 2A, इसको 3A, 4A, 5A, 6A और ये 17 को 7A और 18 वाले को जीरो ग्रुप कहते हैं।
18th को, आजकल 18th अकॉर्डिंग टू आईपीसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 18 ये बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? इसको थर्ड बी, इसको 4B, इसको 5th बी, इसको 6B, इसको 7B, और इन तीनों को बोलते हैं कौन सा ग्रुप? 8th ग्रुप, एक साथ। और ये दोनों को क्या बोलते हैं? 1B और 2B। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। और ये हो गया पहला पीरियड, पहला पीरियड ये हो गया, ये हो जाएगा अपना यहां से ये दूसरा पीरियड, और ये जो सीधा ये तीसरा आ जाएगा, और ये 4th, ये 5th, और लास्ट में 6th और 7th। अब एफ ब्लॉक को अलग वैसे दिखाते हैं क्योंकि एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट यहां पे अलग दिखाए जाते हैं। ये एस ब्लॉक अपना, ये वाला क्या दिख रहा है तुम्हें? ये एस ब्लॉक है पूरा, और ये वाला क्या है? ये डी ब्लॉक, और ये वाला पी ब्लॉक। सबको पता है इस बात का। और ये एफ ब्लॉक नीचे दिखाते हैं। एक्चुअल में एफ ब्लॉक में क्या होते हैं? यहां लेंथेनम होता है, लेंथेनम के साथ ही इसके पीछे क्या छुपे होते हैं? लेंथेनॉइड्स, ये 14 एलिमेंट्स, और एक्टिनियम के पीछे एक्टिनाइड्स। ठीक है, समझ आ रही बात? इसमें क्या कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबको पता है? लिखना क्या किसी को? नहीं लिखना। इधर आ जाओ फिर सीधा। आजकल आपसे ना एग्जामिनर आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग पूछेगा फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। अब हमने ब्लॉक पता कर लिया। ब्लॉक पता करने के बाद मान लीजिए अगर एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में आपको ग्रुप बताना है। तो ग्रुप बताते टाइम क्या करोगे? ग्रुप क्या करोगे? फर्स्ट या सेकंड। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन NS1 से NS2 आएगा, या तो NS1 आएगा या NS2 आएगा। अगर NS1 आ जाए तो क्या बोल दोगे? फर्स्ट ग्रुप है, और NS2 आ जाए तो क्या बोल दोगे? सेकंड ग्रुप है। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? मान लीजिए इसी टाइप से अपना पी ब्लॉक जाए, तो पी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे? तो ग्रुप नंबर क्या आएगा? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आएगी? NS और NP। NS भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सब सेल प्लस P सब सेल में जितने आएंगे वो हो जाएगा ग्रुप इसका। समझ आएगी नहीं आई बात? सबको पक्का? नेक्स्ट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या होता है? बोलो, ग्रुप बताना। डी ब्लॉक आपको पता चल गया, इसमें ग्रुप बताना है। आप क्या करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 डी सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सब सेल। भाई हम क्या करते हैं? ऐसा करते हैं 3d5 आता ना क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट 3d5 तो ये तो 4 तो NS सेल होगी, 4s1 सॉरी, तो Mn का मान लो। फर्क पड़ता है क्या कोई? तो NS इसमें ये N सबसे nth सेल, और ये N-1, ये N तो ये N-1, तो nth में कितने आए? NS में 2, और N-1D में कितने आए? 5, 5 और 2 7, 7th ग्रुप है। मजा आया कि नहीं? ठीक है। सिमिलरली आपको एफ ब्लॉक के लिए बताना है, तो एफ ब्लॉक के लिए क्या करेंगे? सीधा सीधा ग्रुप कौन सा हमेशा में आएगा? में थर्ड में आएगा, और इसको थर्ड बी भी बोल देते हैं। वैसे थर्ड बी यूज नहीं करता आजकल, है ना? पहले यूज करते थे। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कन्फर्म समझ में? आज जल्दी से उसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे सिखाता हूं एग्जांपल्स। आगे कंटिन्यू करें। देखो भाई हमारा जब भी देखो ये पीरियड जो होते हैं n = 1, n = 2, n = 3, 4, 5, 6 और 7, 7 पीरियड होते हैं। तो पहले पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट आते हैं, सबको पता है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे Z1 से 2 आएगा, लास्ट वाला क्या होगा? 2। और अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की, 3rd से 10 आएगा, फिर बोलो 11 से 18, और 19 एटॉमिक नंबर से 36 तक किसमें आएंगे? 4th में, और 37 से 55 से, और 87 से 118। समझ आ रही सबको? अब इनका जो लास्ट एलिमेंट आता है वो क्या आता है? हीलियम आता है। हीलियम पहले भी, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता है? NH2NP6 होता है इनर्ट गैसेज का। तो ये हीलियम में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 1s2। फिर नियोन आता है, नियोन का 2s2 2p6, फिर आर्गन 3s2 3p6। मतलब एक पीरियड में एक सेल आ रही है,
समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? एक पीरियड में केवल एक सेल आ रही है। और फिर ऐसे ही मतलब हमें है ना इसमें भाई नियोन के बाद 10 11 से 18 के बीच में करेंगे ना तो कौन सी सेल शुरू होगी? थर्ड सेल शुरू होगी। समझ आ रही बात? तो अब देखो आर्गन क्रिप्टन का 4s2, ये तो बहुत आसान है ना। फिर क्या आता है? जिनोन 5s2 5p और रेडोन 6s2 6p6 और UUO क्या आएगा? ये मैं सिखाऊंगा आज आपको, है ना। 7s2 7p6 ये मैं कैसे लिख रहा हूं UUO, है ना, ये सिखा दूंगा आज। तो देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए मेरे को बोल दिया कि 17 का लिखो, तो मैं क्या कर दूंगा? नियोन तो कंप्लीट हो गई, सेकंड सेल थर्ड सेल का लिखना है। और मैंने आपको हमेशा सिखाया कि जब भी सेल का लिखो कॉन्फ़िगरेशन तो ये लिख लो NS N-2F N-1D और NP, ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखो। और N की वैल्यू पुट कर लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे 3 पुट कर दिया, 3s 1f, 1f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2d नहीं एग्जिस्ट करता, 3b तो 3s के बाद 3b में जाएगा भाई। सेकंड सेल कंप्लीट होता ही 3s में जाएगा, फिर 3b में कर लोगे ऐसे। तो अब है ना कोई भी, मान लीजिए मैंने जैसे ये 17 नहीं बोला, 17 का मुझे पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप फाइंड आउट करना है। करें स्टार्ट? बोलो भाई। तो जैसे स्टार्ट करेंगे इसमें क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन 17 कौन से में आ रहा है? अब आपको पीरियड सीधा सीधा पता चल रहा है 17, ये तो सबको आइडिया रहता है ना यार, 11 से 18 ये मैजिक नंबर सबको याद होंगे ना, सही है ना भाई। इसमें 2 आते हैं, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, 32, 32, ये तो सबको पता है ना। तो देखो 11 to 18 के बीच में आ रहा है, यानी थर्ड पीरियड हो गया, कोई डाउट ही नहीं है। थर्ड पीरियड आ गया थर्ड। अब अपने को ब्लॉक बताना है। ब्लॉक बताने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू N+L रूल विदाउट एक्सेप्शन। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो भाई। 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए नियोन में कंप्लीट। इसके बाद क्या लिखूंगा? थर्ड सेल में 3s आएगा पहले, फिर 1f होता नहीं है, 3s 1f होता नहीं है ना, 2d होता। यहां पे n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं और 3p। तो अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, इसके बाद 2 इसमें 12, टोटल कितने करने हैं? 17, 5 इसमें आएंगे, हो गए 17, इसमें कोई डाउट? तो 17 इतना होने के बाद तो अब देखो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में एंटर किया बताओ? तो कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ? समझ आई सबको बात? पी ब्लॉक हो गया। ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला है ग्रुप नंबर के लिए? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10 प्लस क्या कर दूं? 10 प्लस 2 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इसमें 5 इसमें, टोटल 7, 17th ग्रुप आया कि नहीं आया? और कोई क्वेश्चन बोलो। मान लीजिए मैं किसका करूं? 92 का करके दिखाऊं? छोटे छोटे क्या कर रहा? 92 का करके दिखाया ना, ऐसा लग रहा हो ना तेरे को? नहीं कर दूंगा मैं ना, विश्वास है ना पूरा? तेरे विश्वास से नहीं चलता मैं, मुझे आता है इसलिए चलता हूं। ठीक है, यस कर रहा है, मेरे विश्वास है पूरा। नेक्स्ट चलो इधर देखो 92 किस में आ रहा है? अरे एफ ब्लॉक किसने पूछा आपसे? मैंने पूछा कौन से पीरियड में आएगा? 7th पीरियड में आएगा। समझ आ गया सबको? 7th पीरियड में। और नहीं भी आए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए पूरा। तो ये इससे पहले ऐसा याद रखो, इससे पहले 92 से पहले कौन सी लास्ट वो आई थी? रेडोन आई थी। तो रेडोन आई तो रेडोन में 86 इलेक्ट्रॉन हो गए और रेडोन ने 6th सेल पूरी कर दी थी। तो रेडोन के बाद 7th सेल शुरू होगी, 7th सेल पूरी होगी। यहां पे क्या पुट करोगे? n=7 पुट करो। 7s फिर क्या आएगा? 7s आएगा, 4f आएगा, 5d आएगा और 7p आएगा। क्या होगा? हाँ 5f और 6d, सॉरी। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो इसमें तो हो गए 86 इलेक्ट्रॉन, 2 तो आएंगे 7s में, कितने हो गए? 88। कितने बचे? 4 बचे। 4 हो गए, 4 कहां जाएंगे? f में जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो अब देखो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, मैक्सिमम n का नंबर कितना है? 7 है। तो आप यहां से लिख सकते हो 7th पीरियड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। समझ आ रही बात? अगर सीधा इतना याद आपको ये रेंज, तो यहां से लिख दो, या कम से कम इनको तो याद रखो भाई, ये नंबर है इनके, ताकि हमें डायरेक्ट आइडिया आ सके। फिर हम इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। 7th पीरियड आ गया, बताओ ब्लॉक कौन सा आया? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? एफ ब्लॉक में गया ना। तो एफ ब्लॉक आया कि नहीं आया? ठीक, ग्रुप बताना है, ग्रुप हमेशा कौन सा आएगा? थर्ड ग्रुप आएगा कि नहीं आएगा? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट देखो
एक और करें, मान लीजिए मैं लिखता हूं एटॉमिक नंबर 64 फॉर एग्जांपल। 64 में मैं क्या करूंगा, कहां आएगा 64? इससे पहले हीलियम, नियोन, रेडोन, नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन। जिनोन आई तो जिनोन का देखो, इसका सीधा मैं पीरियड नहीं लिख रहा इस बार, तो जिनोन में कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 54। और कौन सी सेल पूरी कर दी थी? हीलियम ने एक, नियोन ने दूसरी, आर्गन ने तीसरी, क्रिप्टन ने चौथी और जिनोन ने पांचवी। 6 सेल आएगी, एन की वैल्यू 6 पुट करो, 6s एन 6 - 2 4f और 5d और इसमें 6p, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखो 54 हो गए, 2 आ गए s में, कितना हुआ? 56 और इसमें कितने बचे? 8, कितने आ गए? हो गए पूरे 64। अब आप एक बात बताओ, अपना जो है पीरियड कौन सा होगा? एन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 6s में गया है, तो 6th पीरियड रहा होगा कि नहीं रहा होगा? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ब्लॉक कौन सा रहा भाई? है एफ ब्लॉक रहा कि नहीं रहा? ठीक, और थर्ड ग्रुप हमेशा, या 3 भी बोल दो। अच्छा, हमने जो ये जीडी है, गैडोलिनियम है, तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या पढ़ा था? 6s2 4f7 5d1, ये पढ़ा था ना? तो हमने तो वो नहीं लिखा, तब भी आंसर सही आ रहा है। एफ ब्लॉक आ रहा है, पीरियड भी सेम आ रहा है और ग्रुप भी सेम आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, n+l रूल के अकॉर्डिंग लिखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? आपके माइंड में कोई डाउट हो जी, इसका करके दिखाओ एक बार 46 का और करके दिखाऊं? 46 का भी आता ना? 46 का देखो एक बार, मान लीजिए 46 में क्या होता है, इधर देखो 46 वाले यहां क्या होगा, क्या करते हैं भाई, कहां आएगा? मान लीजिए हम इस बार भी पीरियड की बात नहीं कर रहे, कहां आएगा? क्रिप्टन। इससे पहले क्रिप्टन में 36 आएंगे, तो कौन सा? क्रिप्टन के बाद 5th पीरियड, 5s पुट करो, 3f होता नहीं है, फिर क्या आएगा? 4d और 5p। तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? 2 इसमें एंटर किए 46 और 10 इसमें कितने एंटर करेगा? सॉरी 32, 6 और 2 38 और 8 46। समझ आ रही बात? तो कोई इसमें एंटर किया लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी तो ब्लॉक हो गया, और सबसे बड़ा एन कितना है? 5, तो 5th पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? 5th पीरियड हुआ। और कोई डाउट? और क्या बोलेंगे इसको? और ग्रुप कौन सा हुआ? ग्रुप नंबर 2 तो एस में एनएस इलेक्ट्रॉन, एनएस इलेक्ट्रॉन और n-1d के, तो एनएस कितना है? nth सेल कौन सी है? 5th है, और n-1 4th हो गई, तो 2 और 8 10th ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? लेकिन हम देखो, हमने क्या लिखा था कल? तो हमने ये सीखा था क्रिप्टन 4d10 5s0। क्या हमने एक्सेप्शनल लिखा? एक्सेप्शनल नहीं लिखा, तब भी अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कन्फर्म? इसके बाद और करें, और करके देखते हैं। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए यहां पे मैं कोई और एग्जांपल दो, 100 से ऊपर का ले लूं, 102 ले ले। 102 कौन से पीरियड में आएगा? 86 टू 87 टू 118, 7th पीरियड, यानी किसके बाद? रेडोन के बाद। रेडोन में 86 आए, तो 7th पीरियड में 7 सेल S7s, क्या बोलोगे? 7s के बाद 5f 6d और 7p। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो, इसमें 2 आए, कितना हो गया? 88, 14 इसमें आए, क्या हो गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया? f सब सेल में। 7th पीरियड पहले ही डिसाइड कर चुके हो, तो f ब्लॉक और ग्रुप 3rd ग्रुप। और कोई डाउट? जैसे मैं पूछ लूं आपसे 55 वाले का बताओ भाई, 55 वाला कहां आएगा भाई? 54 पे क्या होती है? जिनोन। जिनोन कौन से पीरियड में होती है? 5th पीरियड का लास्ट एलिमेंट, तो 54 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 6 सेल, 6s में 1, 55 हो गए, यानी 6th पीरियड एस ब्लॉक, और क्या बोलेंगे? 1st ग्रुप। समझ आई कि नहीं आई बात? ये कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट तो नहीं। देखो इधर लिख देता हूं, अब है ना होमवर्क करके लाना आपको, कुछ क्वेश्चंस का करके लाओगे ना, या पहले और क्वेश्चन करवा दो तुम्हें, एक साथ दे दो फिर लास्ट में होमवर्क। अब देखो मैं एक्सेप्शन करवा देता हूं तुम्हें, मेरे ये जो मैंने रूल बनाया इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, छोटा सा, जैसे करके देखते हैं एक बार। करें? अब पेन कॉपी रख दो, कोई भी नहीं लिखेगा, अब इधर देख लो, क्योंकि मिस्टेक होगी नहीं तो तुमसे।
ये हटा दूं क्या ये भी, ये तुम लिख लेना, चलो बाद में इधर कर देता हूं। 57 है एटॉमिक नंबर, मुझे 57 दे दिया, तो 57 दे दिया यानी जिनोन तक हो गए होंगे 54 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जिनोन तक 54। और कौन सी सेल आएगी, 6s, तो 6s रखोगे, वहां से देखो 6s 4f 5d और 6p, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करो। इसमें 2 आए, 6s में पहले आएगा, फिर किस में जाएगा, 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर किया f ब्लॉक में, तो f सब सेल में यानी f ब्लॉक हो गया। क्या सही है, लेंथेनम होता ना 57, तो ये रॉन्ग है, ये यहां के फेल हो जाता है। बस समझ आई बात, हो गया ना फेल। तो यहां पे है ना, आप इसका 57 वाले का याद रखोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए हर टाइम, 6s2 4f0 5d1 6p एक्सेप्शनल होता है। तो 6 तो पीरियड बोल दोगे यहां पे आप, क्योंकि हाईएस्ट नंबर क्या है, n 6 है, 6th पीरियड हो गया। और क्या बोलोगे, डी ब्लॉक बोलोगे, और 2 इसमें और 1 इसमें थर्ड ग्रुप बोलोगे। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, और करके दिखाता हूं क्या मिस्टेक, पहले लिखो मत, अभी एक बार मेरी सुन लो, क्योंकि गलती हो सकती है ना एग्जाम में आ गया तो ये ठीक। तो इधर देखो 57 तक हो गया, 57 के बाद कौन सा आता है, मान लीजिए मैंने 71 का किया, करें चेक 71 का, तो 71 का चेक करेंगे तो 54 तो आ चुके इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 86 आते हैं ना लास्ट, उसमें रेडोन में आएंगे, तो हमें इसी का मानना पड़ेगा 54 वाले का। तो इसमें क्या जिनोन में कितने आए, 54, ठीक। फिर इसके बाद 6s 4f, वही एग्जांपल है, 5d 6p, ऐसे पुटअप करेंगे, कर लेंगे। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पुटअप करोगे, 54 और 2 56, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, बोलो है कितना, 14, कितना हो गया 70, और एक इसमें आया। समझ आई बात। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, 6 तो पीरियड आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सबको 6th पीरियड। ब्लॉक कौन सा आया, डी ब्लॉक। अरे 6th पीरियड में कोई डाउट है क्या, हाईएस्ट सेल कौन सी है, 6th है, तो क्या डी ब्लॉक आया, क्या सही है डी ब्लॉक इसका। अरे 71 क्या होता है, यहां पे हमने 71 क्या देखा था, लुटेशियम, तो लुटेशियम तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका भी हमें याद रखना पड़ेगा, ये ना होकर के ये होता है 54 इसमें, फिर 6s2 4f14 5d1, कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। लेकिन ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको बता था ना कल, f7 और f14 दोनों हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट करते हैं एक बार। तो आप क्या याद करोगे यहां पे, ये किसका है, f ब्लॉक का है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। जैसे वो किसका था, डी ब्लॉक का, जो f का आता वो d का था, और जो d का है वो f का है। तो एक ये हो गया एटॉमिक नंबर। इसी तरह से सिमिलरली बिल्कुल 89 वाला करके देखो, 89 आता है, 86 तक तो रेडोन में आ गए इलेक्ट्रॉन, तो आगे क्या लिखोगे, जिनोन, जिनोन क्या करेंगे, अच्छा थर्ड ग्रुप आएगा, ये तो लिख ही लोगे ना आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, थर्ड ग्रुप। अच्छा रेडोन आएगा, वो बता रहा था मैं एक बार, ये यहां पे ग्रुप छूट गया, ठीक है। अच्छा फिर रेडोन आएगा, रेडोन में 86 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद कौन सी सेल आएगी, 7s 5f 6d 7p, इलेक्ट्रॉन फिलअप करो। इसमें कितने आएंगे, 86 to 88, और एक इलेक्ट्रॉन बचा 89 करने के लिए, f में गया, तो कौन सा ब्लॉक आया, f ब्लॉक आया। लेकिन यहां पे ये क्या दे रखा है, एक्टिनियम, एक्टिनियम दे रखा पीरियोडिक टेबल में, क्या एक्टिनियम f ब्लॉक में होता है, तो ये 89 किसका है, ये एक्टिनियम का है। जैसे ये किसका था, ये किसका था, लेंथेनम का, ये किसका था, लुटेशियम का, और ये एक्टिनियम का। इसका भी याद रखना है, इसका ये ना होकर करके एक्सेप्शनली क्या होता है, ये होता है। समझ आई बात। तो इसको क्या याद रखोगे भाई, 7th पीरियड तो लिख ही दोगे सब, और ग्रुप कौन सा लिखो, डी ब्लॉक, और ग्रुप तो आपको पता है इनका सबका थर्ड ग्रुप ही आता है, 2+1 करके, 2 इलेक्ट्रॉन एस में और 1 डी में, तो थर्ड ग्रुप आ गया। कोई डाउट, बिल्कुल सेम। अगर आप किसका करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन का, 103 का, 103 का करके देखो क्या आएगा, 103 रेडोन में कितने आ गए, 86 7s 4f सॉरी 5f 5f n-2f ना, और n-1d और np, तो दो तो इसमें आ गए 88, इसमें कितने आएंगे 14 102, और लास्ट इलेक्ट्रॉन का है डी में कितना आ गया 103। तो आप क्या बोलोगे, 7th पीरियड है, क्योंकि 7s आउटर मोस्ट सेल 7s है। फिर क्या बोलोगे आप,
ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक। लेकिन डी ब्लॉक नहीं होता, अकॉर्डिंग टू अपना रूल क्या आना चाहिए? डी ब्लॉक आना चाहिए। लेकिन इसका क्या होता है, इसका भी ध्यान रखना है, एफ ब्लॉक होता है। बस ये चार है जो एक्सेप्शन है, इन चारों को ध्यान रखना है, ठीक। और इन चारों में ग्रुप तो आपको पता है, ये चारों का क्या आ रहा है? थर्ड ग्रुप आ रहा है। कोई डाउट है क्या? और चाहे किसी आकर के देखो, आपको डाउट आ रहा है 90 का, 90 वाले आकर के देखो। कल जितने भी एक्सेप्शन आपने करे थे, एक्सेप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो घर से कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस कर लोगे भाई। जैसे 37 वाले का फाइंड आउट करना है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 48 वाले का फाइंड आउट करना है, ठीक। और 97 का फाइंड आउट करना है, 90 का फाइंड आउट करना है, ठीक। और 58 का फाइंड आउट करना। और इसके अलावा किसका करोगे? 116 का फाइंड आउट करना। चार तो 6 बहुत है इतना। तो इनका एक बार होमवर्क कर लेना, प्रैक्टिस। इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, चेक करना। फिर पीरियोडिक टेबल में चेक करना आंसर क्या आ रहा है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो एग्जांपल जो जो आपको नोट करने हैं, और होमवर्क जरूर कर लेना। ये होमवर्क है, कर लोगे अपने आप। ये हो गया केस 1 हो गया। केस 2 लिखो। केस 2, अब बोलो मत। नेक्स्ट क्या लिखना है? केस 2, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन। तो अब तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, हमने क्या दे रखा? एटॉमिक नंबर दे रखा था, हमने उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताए। तो अब तो और आसान हो जाएगा, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं। मान लीजिए एस ब्लॉक है मान लीजिए ऐसा है, n-2 f 0 है इसमें, और n-1 d में भी 0 है, और ns में 1 या 2 है। तो कौन सा ब्लॉक आएगा? एस ब्लॉक आएगा। कोई डाउट? अगर ns1 आ गया तो कौन सा ग्रुप होगा? फर्स्ट ग्रुप। और ns2 आ गया तो कौन सा ग्रुप होगा? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा मान लीजिए पी ब्लॉक की बात करें। पी ब्लॉक में क्या आता है? n-2, ये लिखो ही मत यार, n-2 लिखने की जरूरत है क्या? है ना, लिखना चाहो तो लिख लो। n-2 f में या तो कंप्लीट मिलेगा या खाली मिलेगा। जैसे इन केसेस में, नीचे वाले केसेस में क्या आ जाएगा? नीचे वाले केसेस में कंप्लीट फुलफिल्ड आ जाएगी। तो यहां पे 0 या 14 सॉरी n-1 d, इसमें 0 या 10, क्योंकि ऊपर वालों में तो 0 रहेगा। और ns में 2 और np में 1 से 6। तुम इसका ध्यान रखो बस। तो क्या आ जाएगा? कौन सी सबसेल आ जाएगी भाई? पी ब्लॉक, सबसेल नहीं, पी ब्लॉक। और पीरियड तो आपको पता है, पीरियड तो सब में ns आएगा ना, nth पीरियड, ये तो सबको पता, बोलने की जरूरत ही नहीं है। और आपको पता है ग्रुप कौन सा आएगा? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कौन से? s प्लस p सबसेल के इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही बात? s के और p सबसेल के इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है? n-2 में या तो 0 मिलता है या 14 मिलता है, और n-1 d में 1 से 10 तक। और ns में क्या होता है? इसमें 0 भी होता है एक्सेप्शनली, है ना, एक केस में पीडी वाले में आता है ना, और 1 भी होता है कुछ में एक्सेप्शन, और 2 तो होता ही है। समझ आ रही बात? तो इसको क्या बोलोगे? डी ब्लॉक। और पीरियड कौन सा बोलोगे? nth पीरियड। और ग्रुप कौन सा बोलोगे? ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns सबसेल। कोई डाउट है क्या? ये तो पहले वाली चीजें बता रहा हूं, रिवीजन हो रहा है बस। अगर मान लीजिए अपने को ये दे दे, इसका क्या आएगा? अच्छा एक एग्जांपल करते हैं, देखो इसमें एक एग्जांपल करना मुझे, देखना। अगर मेरे को ये लिख के दे दिया, एक बार इधर देखो सारे, क्रिप्टन 4d10, बताओ भाई कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है, ठीक है। समझ आ रही बात? ग्रुप कौन सा है? अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d और ns कितने हैं? 10 ही है, तो 10th ग्रुप हो जाएगा। लेकिन पीरियड कौन सा है? फंस गए ना? 5th पीरियड है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं? n-1 d ns नहीं लिखते, यहां पे 5s 0 नहीं आएगा। तो हम क्या लिखते हैं? इसको n-1 नहीं लिखते, n-1 इज इक्वल टू 4, यानी n इज इक्वल टू 5। फंस गए थे ना? तो इसी केस में फंस सकते हो और कहीं नहीं फंसे हुए आप। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात है? बाकी वो वाले हैं ना अपने 57, 89, 71, 103, उनका जरूर ध्यान रखना। उनका ध्यान रखना ही रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद भी। समझ आ रही कि नहीं आ रही बातें?
बोलो भाई, समझ आई तेरे को गुड़िया? पक्का? चल इधर देख फिर। नेक्स्ट एफ ब्लॉक का कर लोगे ना यार? नहीं कर पाओगे? क्या देगा? n-2 एफ में 1 से 14 तक, एन डी में n-1 डी में 0 से 1, और एक केस में 2 भी देता है उसमें, देखा था ना कल एक्सेप्शन। और ns कितना? ns में तो कंप्लीटली फील्ड, तो एफ ब्लॉक हो जाएगा। एफ ब्लॉक थर्ड ग्रुप आएगा हमेशा, और nth पीरियड आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? जल्दी से नोट करो। यहां पे मैंने n-2 f0 लिखा और 14 लिखा, लेकिन 0 किस केस में आएगा भाई? जैसे ये 6th पीरियड है, तो 6th पीरियड में यहां से पी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा ना 81 से, तो यहां तक तो 4f सेल कंप्लीट हो चुकी होगी 14, तो 0 नहीं ओनली 14 आएगा ना, ठीक है। और इसी तरह ये ओनली 10 आएगा यहां पे 14 मतलब फुल फील्ड मिलेगी। तुम 0 की बजाय 14 और 10 कर लो, क्योंकि देखो इसमें 3D सेल होगी ना, 3D के बाद ये F वाला जो सॉरी P वाला जो आएगा उसमें क्या होंगे? 3D फुल फील्ड होगी, फिर P में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक भाई। NS में तो पहले वहां जाएंगे, फिर n-1d में, फिर NP में जाएंगे। F इसमें होती नहीं है ना? 4th पीरियड में F कहां होती है? और अगर 3rd पीरियड की बात करें तो इसमें 2D और F तो होता ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए D में या तो D में तो होगा ही नहीं, D तो सब सेल ही नहीं होगी। अगर जहां पे होगी वहां पे फुल फील्ड होगी, जैसे 4th पीरियड में 3D फुल फील्ड है, उसके बाद पी ब्लॉक के है। सिमिलरली एफ देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पीरियड तक तो होगी नहीं, 6th पीरियड में एफ सब सेल आएगी, तो एफ यहां पे कंप्लीट होगी, उसके बाद पी ब्लॉक आएगा, ठीक। तो ये पी वाले में लिख लेना F14 या तो कंप्लीट फील्ड होगा, और n-1d भी कंप्लीट फील्ड होगा, ns2 n-। तुम्हें तो इस पे फोकस करना है यार, सारी चीजें छोड़ो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? हम क्या करते हैं, लिखो एटॉमिक नंबर, सॉरी IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 100। अब देखो क्या होता है जब ये है ना साइंटिस्ट, मतलब जब रिसर्च करते हैं नए एलिमेंट पे, ठीक। ऐसा नहीं है कि इंडिया के साइंटिस्ट ने कर दिया या अमेरिका के, रशिया के साइंटिस्ट ने कर दिया, मतलब ये मिलके करते हैं ना, बहुत सारे लोगों का एफर्ट लगते हैं, बहुत सारे कंट्रीज के एफर्ट लगते हैं, तब जाके एक रिसर्च पूरी होती है। पता ना इस बात का सबको? ऐसा ही मेडिकल फील्ड में भी है, ठीक, ऐसा ही केमिस्ट्री में। तो जब रिसर्च कंप्लीट हो रही थी, 100 के बाद के एलिमेंट्स ढूंढे जा रहे थे, तो सबने क्या किया, अपने साइंटिस्ट के नेम पे रख दिया, या अपने कंट्री के किसी सिटी के नेम पे एलिमेंट का नेम रख दिया। तो इससे ना अब 2-3 कंट्री के जब मिले होंगे तो बताओ भाई, मेरी सिटी का, तेरी सिटी का, या इसकी सिटी का, किसकी सिटी के नेम पे रखे, या किस कंट्री के साइंटिस्ट के नेम पे रखा जाए। तो IUPAC ने उसका सॉल्यूशन निकाला, 100 के बाद का है ना, हम IUPAC नेमिंग कर देते हैं, किसी कंट्री पे कोई नेम नहीं आएगा, है ना, किसी भी एलिमेंट पे किसी कंट्री का कोई सिटी या उसका नेम नहीं आएगा। तो इन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव किया, पंचायत हुई, फिर चलो भाई ये फैसला ये हो रहा है कि हम एक सिस्टम बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी को के लिए 0 कहीं पे 0 लिखा हुआ, जैसे 101 में 0 आ रहा है, तो 0 के लिए क्या यूज करेंगे? नील। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, एनसीईआरटी में भी है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए ENN। देखो इसमें क्या होता है, एक बार अभी एग्जाम में पूछ लिया था, क्योंकि वो अभी वो डिस्कवर हुआ था ना, शायद 2-3 साल पहले ही पूछा था, 114 का पूछा था, पता नहीं कौन से का पूछा था, ठीक। एनसीईआरटी में है, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का बताना क्या है भाई, 1, अच्छा इसमें सफिक्स क्या यूज करते हैं बाद में? EM, ये तो सबको पता ना, IUM, EM। तो ये 101 के लिए अन, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, अन, EM, सफिक्स क्या आ जाएगा? 102 के लिए बोलो, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 2 के लिए बाई और UM, क्योंकि I तो ऑलरेडी आ गया ना, 2 वावल एक साथ नहीं आएंगे। 103 क्या आएगा? अन, नील, ट्राई यम, ट्राइयम, ठीक। ऐसे ही बोल दूं मैं 110, क्या करेंगे? अन, अन, नील, यम। मैं बोल दूं 118, अन, अन, ऑक्टियम। कर लोगे ऐसे? और किसी का बताना है? 109 बोल दो, अन, नील, एनियम। कर लोगे सब? तो घर से जैसे 105 का 105 और 116, 112, 113 ऐसे कर लाओगे 2-3 है?
कर लाओगे ना सब? ठीक है। अच्छा, एक फोर्थ कौन कौन बोल रहा है? फर्स्ट, थर्ड, ओनली थर्ड आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हो सर अनिलियम, ये भी तो सही है, लेकिन उसने क्या बोला? 4 ग्रेटर देन 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर है उनके लिए यूज करना है, और इसका ऑलरेडी नेम है फर्मियम। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या किसी को? आगे बढ़े, इससे हटा दूं इसको, सबको रफ कर दूं, ये रफ कर दूं इस साइड का। भाई अब है ना आपकी पीरियोडिक टेबल, जिसको आप क्वेश्चंस कहते हो, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वाली पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रही है। अभी तो बच्चों वाली बातें चल रही थी, है ना? अब स्टार्ट हो रही है पीरियोडिसिटी। हेडिंग डालो, ये क्वेश्चन लिख लिया ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो पीरियोडिसिटी। क्या होती है पीरियोडिसिटी? बोलो भाई, क्या पढ़ते हैं इसमें हम? ट्रेंड्स पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के, पीरियोडिक ट्रेंड्स। भाई पीरियड के लोग, ग्रुप के लोग, कैसे ट्रेंड्स होंगे, ये सब पढ़ते हैं। तो देखो इसमें हम एक तो रेडियस का, एटॉमिक रेडियाई यानी साइज का, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड पढ़ते हैं। दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल का पढ़ेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पढ़ेंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये 4 पढ़ने अब अपने को, है ना? ये अपने को 4 पढ़ने, कम से कम 6 से 7 8 लेक्चर तक लग जाएंगे इसमें। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो अब, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई पहली हेडिंग डालो, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है बताओ भाई? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक न्यूक्लियस है एटम में, एटम में जो न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट, इसको थोड़ा सेंटर में बनाओ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पे है इस सेल में, तो ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियाई। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होनी लिखना, ये इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख लो, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, या आउटर मोस्ट सेल लिख लो। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल ही लिख लो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। देखो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देखो इधर सुनो एक बार एक बात, एक्चुअल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है ना, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि इसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है यहां पाए जाने की, यहां पाया जा सकता है इस ऑर्बिट में। और जहां पे ये मैं ज्यादा गाढ़ा बना रहा हूं, वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इससे बाहर भी पाया जा सकता है यहां पे, लेकिन यहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। इससे अंदर भी पाया जा सकता है, लेकिन यहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो मैंने यहां पे क्यों, मतलब यहां तक क्यों लिया? फिर इसको यहां तक इसलिए ले लिया क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 95% होती है। तो जहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% हो, तो न्यूक्लियस से उस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? किसी को नोट डाउन करना है? लिखना तो लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, एटॉमिक रेडियाई डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड, या ऐसा लिख लो टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई। हम ये पढ़ने जा रहे हैं, लिख लो पहले, ये लिख लो, एटॉमिक रेडियाई डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ बॉन्ड। अब लिख टाइप ऑफ बॉन्ड, अब लिख लो टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई। जैसे अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट रेडियाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? तो हम 3 रेडियाई पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई, सॉरी कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है मेटालिक रेडियाई, और वंडरवाल बॉन्ड होता है तो वंडरवाल रेडियाई। तो सबसे पहले कौन सी आ रही है? हेडिंग डालो कोवलेंट रेडियाई। अब कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, जो हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, वो भी तो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो सेम एटम्स के बीच में, एक 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में। जैसे हाइड्रोजन H2 के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेम एटम है, लेकिन HF है, HCl है, वो क्या है? डिफरेंट एटम्स है ना। तो लिखो केस 1, केस 1 बताओ, केस 1 बनाओ। व्हेन same atoms, 2 same atoms are bonded by covalent bond. When 2 same atoms are bonded by covalent bond, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एग्जाम्पल लिखते हो इसका,
हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है और F2 मॉलिक्यूल है। तो इस केस में मान लीजिए हमने दो सेम एटम ले लिए, हाइड्रोजन ले लो कोई भी, मान लीजिए मैंने क्या किया, ये ए एटम है और दूसरा एटम भी ए, तो इनका बॉन्ड ऐसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से, ये पढ़ते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो यहां पे ये मान लीजिए ये भी एटम ए है और ये एटम भी ए है, या इनके सेंटर पे लिख लो, ये क्या है ए, ठीक। तो ये इनके बीच का, दोनों के बीच का क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस इज कॉल्ड, बोलो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, DAA, है कि नहीं है। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मैं अगर आधा कर दूं, आधा यानी ये आधा कर दूं, ये आधा अगर कर दिया जाए, दिस इज एटॉमिक रेडियाई विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सेम एटम बॉन्डेड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड। बोला ना मैंने, कोवलेंट बॉन्ड के आगे एक पॉइंट और लिखो छोटा सा जो इंपॉर्टेंट है, बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है ये, बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और सिंगल को अंडरलाइन करना, ठीक, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना। नेक्स्ट करें आगे, क्वेश्चन लिखो, लिखो कोवलेंट रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन एटम या कोवलेंट रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, कोवलेंट रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, पहला ऑप्शन O2, दूसरा ऑप्शन O3, तीसरा ऑप्शन H2O, चौथा ऑप्शन H2O2। बताओ भाई आंसर क्या आएगा। भाई आपने केस 1 क्या लिखा है, व्हेन टू सेम एटम्स आर बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो जहां पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा ना वहां पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन से केस में है, पहला केस देखो, O क्या है, डबल बॉन्ड है, और O3 में क्या होता है, एक सिंगल एक डबल, लेकिन ये रेजोनेंस करता है, कभी ये यहां चला जाता है तो कभी यहां, ये रेजोनेंस कहलाता है। तो हम क्या बोलते हैं, ये पार्शियल डबल बॉन्ड नजर आता है इस पे, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तब, है ना। H2O के केस में क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड ही नहीं है, लेकिन H2O2 के केस में देखें क्या ऑक्सीजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये वो वाला केस बन जाता, तो इस केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, नेक्स्ट लिखो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, जहां पे आपने ऑक्सीजन लिखा ना वहां पे नाइट्रोजन लिख लो, सेम क्वेश्चन, हेडिंग सेम है। क्या लिखा था पहले, क्या लिखा था हमने पहले, कोवलेंट रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, कोवलेंट रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम N3H, N2H4, तीसरा N2O, चौथा और N2। या एक एग्जांपल ऐसा कर लो, N2 और यहां पे कर लो ऑल, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे जब हाइड्रोजोइक एसिड है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसमें प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है, ओवरऑल 0 रहता है, ये स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजोइक एसिड का, ठीक। तो ये क्या है, N2H4, यहां पे देखो N2H4 ये बन गया। इस केस में NN सिंगल बॉन्ड आया कि नहीं आया, तो यही आंसर आ जाएगा, और यहां पे NN ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कोई डाउट है क्या, नेक्स्ट लिखो फिर क्वेश्चन। आंसर समझ में आ गया तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। अगर आपको पता है कैसे बॉन्डेड एटम है तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, लेकिन इतने आसान थोड़े आते हैं एग्जाम में। लेकिन बस वही है कि मैं टॉपिक आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसलिए पूरा बता रहा हूं। समझ आ रही ना बात। नेक्स्ट लिखो, कोवलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन एटम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कोवलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन एटम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन लिखना है C2H4, दूसरा C2H2, तीसरा C2H6 एंड फोर्थ इज C6H6। तो तुम्हें पता है इसमें क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा भाई, इथीन है और ये इथाइन है,
इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसमें भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको चाहिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो किसमें है, इथेन में है। समझ में आई कि नहीं आई बात? और वहां पे है ना, आपको स्ट्रक्चर लिखने की बजाय वो भी दे सकता है, इथेन इथीन इथाइन। और ये होता है बेंजीन। बेंजीन में आपको पता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है ड्यू टू रेजोनेंस सभी बॉन्ड्स पे। समझ आई कि नहीं आई बात? क्या ले लिया जाए? O2, हाँ हो जाएगा। O2F2 दे दो, सही है भाई। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में तेरे को सिंगल बॉन्ड चाहिए बस। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। कोवलेंट रेडियाई अपनी हो गई। कोवलेंट रेडियाई के बाद कौन सी करेंगे? कोवलेंट रेडियाई पूरा नहीं हुआ ना, कोवलेंट रेडियाई का केस 1 हुआ। केस 2 लिखो, केस 2। केस 2 में व्हेन टू डिफरेंट एटम्स आर बॉन्डेड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स आर बॉन्डेड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड, देन कैसे करेंगे फिर? एग्जांपल लिख लो, अलग अलग एटम को जोड़ दो। जैसे HCl में है, HF में है भाई, HF में ये बॉन्ड HCl में जुड़े हुए, ठीक। करें स्टार्ट, बोलो। तो इसके लिए मान लीजिए दो एटम जुड़े हुए हैं A और B से। जैसे ये एटम है A और ये है दूसरा B, इनका साइज अलग अलग हो गया। अब A और B जुड़े हुए हैं, इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इससे मतलब नहीं इस बार अपने को। इसमें फॉर्मूला लगाना सीधा, क्या? रेडियाई ऑफ A और B, ठीक भाई। ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसकी रेडियाई क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, रेडियाई ऑफ एटम A प्लस रेडियाई ऑफ एटम B माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोथ एटम्स। समझ आया कि नहीं? इसको कहते हैं स्टीवेंसन एंड शोमेकर फॉर्मूला। स्टीवेंसन एंड शोमेकर फॉर्मूला, ठीक। ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। अगर आपको इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख के देते, आर ए प्लस आर बी माइनस 9 इंटू डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम ए एंड एटम बी। यहां पे किस में आंसर आएगा? पिकोमीटर में। क्यों? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में 100 पिकोमीटर होते हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। नहीं समझे? कर लोगे? ये लिखवाऊं क्या? आर ए इज द रेडियस ऑफ एटम ए, आर बी इज द रेडियस ऑफ एटम बी, और ये डेल्टा ई एन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो लेना मोड में लेना है, ऐसा नहीं कि माइनस प्लस ले लिया कुछ भी। समझ में आ रही बात? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक, फाइंड कोवलेंट रेडियाई ऑफ HF molecule if bond length of F2 is 1.44 angstrom, bond length of H2 is 0.74 angstrom, electronegativity of fluorine is 4.0, electronegativity of hydrogen is 2.1। कर लोगे जल्दी से? फॉर्मूले में तो रखना भाई। जो लिख लिया सबने? देखो एक बार इधर देखो, जो हमने यहां पे ये लिखा था ना, कोवलेंट बॉन्डेड एटम, सेम एटम। जैसे मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यही तो बॉन्ड लेंथ है। और यहां पे बॉन्ड लेंथ दे रखी है आपको, उसका आधा कर लो। तो रेडियस ऑफ फ्लोरीन कैसे फाइंड आउट करोगे? यहां पे जो बॉन्ड लेंथ दी गई उसका आधा कर लो, डिवाइड बाई 2.72 एंगस्ट्रॉम आ गई। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगी? 0.74 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.37 एंगस्ट्रॉम। तो फॉर्मूला लगा दो ये वाला, एंगस्ट्रॉम में ही लगाना, तो क्योंकि उसने पिकोमीटर में नहीं पूछा है। तो क्या करोगे? 0.72 प्लस 0.37
रेडियस ऑफ फ्लोरीन प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाई ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1.9। तो इसको सोल्व कर लो, आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये कितना हो गया, आ गया आपका 973 1.09 प्लस ये कितना आएगा माइनस 99 जा 171 और ये 0.1171 लिख दोगे, कर लोगे सोल्व, पिकोमीटर में आ जाएगा आंसर, हो जाएगा सोल्व। ओ सॉरी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, जो भी आएगा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक, पिकोमीटर में फाइंड आउट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कर लेंगे ना। तो वहां पे भी अगर पिकोमीटर में डायरेक्ट देगा, ये देगा 144 पिकोमीटर 74 पिकोमीटर ऐसे लिख के देगा। समझ आ रही बातें। और यहां से डायरेक्ट पिकोमीटर में आंसर पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 12 एंगस्ट्रॉम। तो सॉरी पिकोमीटर, हम बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर 2 पिकोमीटर, है कि नहीं। नेक्स्ट लिखो भाई, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखना है दूसरा कोवलेंट रेडियाई हो गया, दूसरा मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई कहां पाई जाएगी भाई, जैसे मेटल एटम होते हैं ना उनमें। अब मेटल एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मेटल के एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, देखो ऐसा होता है, ये एक एटम है, इससे बिल्कुल सटा हुआ दूसरा एटम और बिल्कुल सेम साइज है ना। सारे एटम ऐसे होते हैं, कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ना डिस्टर्ब करेंगे, ये होता है मेटल एटम। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये एटम ऐसे एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इनमें देखो अब ये दो एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों ये सेम एटम है। मान लीजिए आयरन का तो ये भी आयरन का है, ये निकल का तो ये भी निकल का, ये कॉपर का तो ये भी कॉपर का, तो ये जुड़े हुए हैं। जब इनके बीच का ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, ये DAA मान लीजिए AA एटम है ये मेटल के, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसका आधा कर दो, सेंटर का आधा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, मेटालिक रेडियाई आएगा कि नहीं आएगा। RM लिख दूंगा मैं इसको, इसमें कोई डाउट है क्या। मेटालिक रेडियाई समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये देखा था ये कोवलेंट रेडियाई है, ये इन दोनों के बीच का ओवरलैपिंग के बीच का डिस्टेंस का आधा, ये कोवलेंट रेडियाई। मेटालिक रेडियाई बड़ी है कोवलेंट मेटालिक, क्योंकि कोवलेंट में तो ओवरलैप हो रहा ना, आधा तो पोर्शन कॉमन हो गया ना एटम्स का। तो दो एटम की पूछी जाए कोवलेंट और मेटालिक के, क्या बड़ी बताओगे, मेटालिक। अभी लिखो मत, थर्ड क्या आ रहा है, वंडरवाल रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई। अब ये मेनली है ना नॉन मेटल्स में और इनर्ट गैसेस में पाई जाती है। तो देखो हम किस में करते हैं, तो नॉन मेटल में और एक इनर्ट में, इनर्ट गैसेस में और नॉन मेटल्स में। होता है इनके केस में, जैसे नॉन मेटल के केस में क्या होता है भाई, नॉन मेटल जैसे H2 है, H2 का तो मॉलिक्यूल पाया जाएगा ऐसे, और एक मॉलिक्यूल ये पाया जाएगा, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ये होगा। ठीक, ये डिस्टेंस मान लीजिए D होगा इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच का, तो इसके डिस्टेंस का, दोनों के डिस्टेंस का आधा, दिस इज R वंडरवाल। समझ में आई बात। दो मॉलिक्यूल है, उन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उनके डिस्टेंस का आधा, वंडरवाल रेडियाई ऑफ नॉन मेटल। समझ आ रही बात। हम एक बात ये भी तो बोल सकते हैं, इन नॉन मेटल्स कोवलेंट रेडियाई एंड वंडरवाल रेडियाई एग्जिस्ट टुगेदर या को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। समझ आई बात। ये बात अपने आप लिख लोगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। इन नॉन मेटल्स वंडरवाल रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियाई को एग्जिस्ट, है ना। इनर्ट गैस में क्या होता है, इनर्ट गैस में मॉलिक्यूल तो होता नहीं, एक एटम अगर ये है तो हीलियम का दूसरा एटम ये होगा, मोनो एटॉमिक होती है, हीलियम नियोन, आर्गन क्रिप्टन जिनोन। ठीक, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस का अगर आधा कर दे, दिस इज वंडरवाल रेडियाई फॉर इनर्ट गैसेस। अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा सोचो, कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई, इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, वंडरवाल रेडियाई होगी कि नहीं होगी। और फिर इससे बड़ी, इससे छोटी मेटालिक, और इससे छोटी कोवलेंट रेडियाई। ये हर एग्जाम में पूछा गया, चाहे IIT है, चाहे एम्स है, चाहे नीट है, हर एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं नॉन मेटल में और इनर्ट गैसेस में वंडरवाल किसकी बड़ी है, भाई मैं लिख दिया R वंडरवाल ऑफ इनर्ट गैस और R वंडरवाल ऑफ नॉन मेटल, किसकी बड़ी है बताओ। इनर्ट गैस की हमेशा बड़ी होगी। समझ आ रही बात, ये भी ध्यान रखना।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी से लिख लो, एक दो क्वेश्चन लिखवाता हूं इस पे। हाँ लिखो, 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी, 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी measured atomic radii of carbon separately, अलग अलग किया उन्होंने तीनों ने, है ना, and their results were 2.44 एंगस्ट्रॉम, 2.06 एंगस्ट्रॉम, 2.220 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। 2.44 एंगस्ट्रॉम लिख दिया मैंने, 2.06 एंगस्ट्रॉम, 2.220 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। दियर रिजल्ट में भी, पहला दियर रिजल्ट में भी आर वंडरवॉल, आर मेटालिक, आर कोवलेंट, मतलब रिस्पेक्टिवली रिजल्ट बताना। ये ए और बी और सी के यही रिजल्ट है क्या? बी आर कोवलेंट, आर मेटालिक, आर वंडरवॉल। तीसरा ऑप्शन आर कोवलेंट और आर वंडरवॉल, आर मेटालिक। फोर्थ ऑप्शन आर वंडरवॉल, आर कोवलेंट, आर मेटालिक। जो सबसे बड़ी है क्या होगी? वंडरवॉल, भाई ये वंडरवॉल हो गई। और जब से नेक्स्ट क्या होगी? छोटी जो सबसे कोवलेंट, और दूसरे नंबर वाली मेटालिक। सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो कोवलेंट रेडियाई एंड वंडरवॉल रेडियाई फॉर ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस ये रहे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एम्स में पूछा था। बताओ क्या आंसर आएगा? ये कोई फोर्थ आएगा, कोवलेंट एंड वंडरवॉल। तो कोवलेंट छोटी होगी ना, पहले छोटी फिर बड़ी, ये आंसर आ जाएगा। सेम तो हो ही नहीं सकती किसी भी केस में, समझ आया? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखना है? लिखो, हमने क्या कर लिया? कोवलेंट कर लिया, मेटालिक पढ़ लिया और वंडरवॉल पढ़ लिया। रेडियाई हमने मेन पढ़ ली। अब हम आयनिक रेडियस पढ़ेंगे। लिखो आयोनिक रेडियस। आयंस कौन से होते हैं? कैटायंस और एनायंस। तो सबसे पहले लिख लो आयनिक रेडियाई में कैटायनिक रेडियाई। क्या करेंगे सबसे पहले? कैटायनिक रेडियाई। तो इसमें क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल से समझते हैं सीधा। इधर देखो, एल्यूमिनियम है, एक एटम है, एल्यूमिनियम को मैंने एल्यूमिनियम प्लस बना दिया, ठीक। तो एल्यूमिनियम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते एल्यूमिनियम में? सबको पता है। ये फर्स्ट सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सेकंड सेल जिसमें कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हो गए क्या? 8 4 4 8, ठीक है। और ये थर्ड सेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब मैंने क्या किया? इसको क्या कर दिया बताओ? इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे सेंटर में, न्यूक्लियस में, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में 8 रहेंगे। कोई डाउट है क्या भाई यहां तक? और आउटर मोस्ट सेल से हमने क्या कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो अब एक बात बताओ, साइज इसका ये तुम्हें थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बोल दिया पहले ही बड़ा बना दिया सर ने। बड़ा नहीं होगा, है ना, थोड़ा छोटा दिखा देता हूं वैसे दिखने में भी, उससे छोटा। ये बताओ बड़ा ये वाला होगा या ये वाला होगा? एल्यूमिनियम का या एल्यूमिनियम प्लस का? सोचो, यहां पे जो आउटर मोस्ट सेल है उसको 13 प्रोटॉन, यानी या ऐसे बोल दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं, है ना। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं, यहां भी 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो हम टोटल अगर देखें एवरेज, तो यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन थे टोटल न्यूट्रल में, और 13 प्रोटॉन थे। तो 13 इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है अपनी तरफ? 13 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन इस केस में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स है? 13 प्रोटॉन का। तो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स यहां ज्यादा होगा या यहां?
तो इस केस में ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन है। यहां 13 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन खींच रहा है, यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन खींच रहा है, तो यहां पे ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ज्यादा खींचेगा तो साइज छोटा होगा। या हमेशा ऐसे याद रख लो इसको, एज इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटोन रेशो, इसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटोन रेशो क्या आएगा 12/13, यहां कितना था 13/13, तो ये एज इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटोन रेशो डिक्रीज क्या बोल देंगे कैटायनिक रेडियाई। समझ आ रही बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर प्रोटोन जैसे ही घटेगा तो क्या होगा, तो रेडियाई छोटी होगी। समझ आई कि नहीं बात? जैसे मैं आपसे पूछूं सोडियम में और सोडियम प्लस में कौन बड़ा है, ठीक, तो आप हमेशा यहां पे क्या लिख लोगे, बोलो, कैटायनिक रेडियाई इज ऑलवेज लेस देन पेरेंट एटम। ठीक, जैसे सोडियम क्या है पेरेंट एटम, सोडियम प्लस क्या है उससे पेरेंट एटम से बना है, कैटायन बना है। समझ आ रही बात? हम एक बात ये भी लिखेंगे एज पॉजिटिव चार्ज, तो कैटायनिक रेडियाई क्या होगी। अरे एक बात बताओ, यहां पे एल्यूमिनियम प्लस में है, इसको +3 में ले जाओ तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एल्यूमिनियम को +3 में ले गए तो यहां पे तो 10 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे ना, और प्रोटॉन उतना ही है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो और घट गया, तो कैटायनिक रेडियाई और घट जाएगी। तो सबसे छोटी इसकी, फिर इसकी बड़ी, और सबसे बड़ी इसकी। तो मैं अगर आपसे पूछूं आयरन Fe2+ और Fe+3 में सबसे बड़ी किसकी होगी, आयरन, फिर Fe2+, फिर Fe+3। Mn है Mn2+, Mn4+, Mn7+, सबसे Mn6+, Mn7+, सबसे छोटी किसकी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा चार्ज है, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो सबसे छोटी रेडियाई, ये ऑर्डर आएगा। समझ आया सबको? जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट लिखो एनाइनिक रेडियाई। नेक्स्ट क्या है, एनाइनिक रेडियाई। एनाइनिक रेडियाई में क्या होता है भाई, एनायन की रेडियाई, एनायंस, ठीक भाई। मान लीजिए एफ फ्लोरीन है, फ्लोरीन में क्या होता है टोटल 9 प्रोटॉन होते हैं और उसके वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड सेल में और 2 फर्स्ट में। तो इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसको बना दिया F-, ठीक, तो क्या होगा 9 प्रोटॉन है अभी भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें फर्स्ट में तो सेकंड ही 2 ही रहेंगे और इसमें सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसमें है ना 9 इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन पुल कर रहे थे, 9 प्रोटॉन पुल कर रहे थे, लेकिन यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो क्या आएगा 10/9, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 9। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो बढ़ता हमेशा रेडियस बड़ी है। वैसे ही खुद सोचो यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन खींच रहे थे इस केस में, और इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो ज्यादा नहीं खींच पाएंगे ना। अब पहले 9 को 9 खींच रहा था, अब 10 को 9 खींच रहा है, तो खींचने वाले कम पड़ गए ना, तो खुला रहेगा, तो साइज ज्यादा होगा। कोई डाउट? अगर मैं आपसे पूछूं जैसे फ्लोरीन में और F- में साइज किसका बड़ा होगा, ठीक, ऐसे ही O2-, O- और O2- में, तो हम क्या बोलेंगे एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, तो एनायनिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, कैटायनिक रेडियाई घट रही थी, इसमें एनायनिक नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा तो बढ़ रही है। तो इसमें बताओ N3+, N2+, N+, N, N-, N2-, N3-, सबसे बड़ी किसकी होगी N3- की। कोई डाउट है क्या, ये ऑर्डर आ जाएगा ना? समझ आ रही कि नहीं बात? जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एटॉमिक रेडियाई उतनी छोटी, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी रेडियाई बड़ी। I-, I, I+, I- और I में, इन तीनों में बताओ किसकी कोई डाउट है क्या? जल्दी से नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियाई ऑफ क्रोमियम? पहला ऑप्शन है CrCl2, दूसरा है Cr2O3, तीसरा है Cr2O7, चौथा है CrCO6। बताओ भाई, पहले क्या करो, सेंट्रल एटम यानी क्रोमियम का पूछ रहा है तो उस पर टोटल चार्ज देख लो। टोटल चार्ज देख लोगे, टोटल चार्ज इस पे कितना, +2, यहां पे +3 आएगा। नोट अपने आप चेक कर लोगे ना, यहां पे +7 और यहां पे आएगा 0। तो बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? है फोर्थ वाले की, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा ये क्या है? कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल 0 होती है। जैसे हम ये लिख दें FeCO5, इसमें भी क्या होगी? 0। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? मेटल कार्बोनिल ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा। बहुत आसान चीज होती है, बहुत आसान है, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक, कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे नवंबर में। देखो FeCO5 ये हो गया सॉरी, एक मान लीजिए कि यह CrO5 में बताना इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? रेडियस नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी। +6 होती है, क्योंकि अगर आप ऐसे रखोगे क्रोमियम की x +5 इंटू ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्साइड में, इक्वल टू 0, x इक्वल टू +10। तो कभी इतना तो हो ही नहीं सकती। जब भी मैक्सिमम आ जाए ना, मैक्सिमम को एक्सीड कर जाए तो मैक्सिमम मान लिया करो। और +6 क्यों होती है? देखो CR+O, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है आपको। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज आता है। ठीक, अगर डबल बॉन्ड हो तो -2 आता है। सिंगल बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ -1 -1 -1। टोटल ऑक्सीजन पे -6 आया तो सेंट्रल एटम पे टोटल +6 आएगा। इसलिए समझ आया? इसके आगे बढ़ो। ये हो गया एनायनिक रेडियाई, सबने नोट डाउन कर लिया? हो गया नोट डाउन? ये भी मैं आगे सिखाऊंगा, CrO5 वाला भी डी ब्लॉक में। चलो भाई नेक्स्ट लिखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तीसरा क्या आ गए? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गए। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं बताओ भाई? विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिख लो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं? विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कर लिया? देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल करें, जैसे भाई O2- में कितने इलेक्ट्रॉन है? O2- है, F- है, Na+ है, Mg2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, सेकेंड सिलिकॉन 4+ है, या इधर N3- है। सब में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? 10 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ये सारे के सारे क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। एक एग्जांपल तो ये हो गया, और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे H2O में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इनके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। ठीक, और H3O+ में कितने हैं? H3O+, भाई 3 हाइड्रोजन के 8 ऑक्सीजन के और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, H3O+ बन गया। तो इसमें भी 10 है। मैं पूछूं NH3 में कितने हैं? 7 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 10। NH4+ में कितने हैं? 7 नाइट्रोजन में 4 हाइड्रोजन के 11 इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज आता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तभी +1 आता है। और CH4 में, इनमें भी 10। तो ये सारे आपस में क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। समझ आई कि नहीं आई बात? और भी हो सकते हैं एग्जांपल, कितने भी एग्जांपल कर लो। CO2 में कितने होते हैं? कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8। 2 ऑक्सीजन 8 8 16 और 6 22। और N2O में भी 7 और 7 14 और 8 ऑक्सीजन के 22 इलेक्ट्रॉन दोनों में। और एग्जांपल, जैसे CO में 14, N2 में भी 14 होते हैं, 7 और 7 14। NO+ नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 15 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्लस आ गया, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ये सारे क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से सिखा चुका हूं। समझ आई कि नहीं आई बात? अब आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने के बाद क्या देखो, इधर देखो, मान लीजिए मेरे को बोल दिया C4- N3- O2- F-, Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, स्कैंडियम 3+, सॉरी स्कैंडियम नहीं, Si4+। इनके साइज की बात की जाए तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, सॉरी इलेक्ट्रॉन 10 है सब में 10 इलेक्ट्रॉन है।
भाई कार्बन में कितने होते हैं 6, 4 आपने दे दिए 10, इसमें 7 होते हैं, 3 आपने दे दिए 10, 8 और 2 10। समझ आ रहा है सबको? प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, 11 और Mg में 12 और एल्यूमिनियम में। तो इनका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो निकाल के देखो, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? यहां 10/14, ये तो सबसे छोटा होगा, और ये क्या 10/6, 1 से ज्यादा आया ना, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो ऑर्डर सबसे बड़ा जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में E/P रेशो बढ़ता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में रेडियस बढ़ती है। तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? किसी को डाउट है? और तुम देखो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखो, ये पार्ट अलग निकाल के दिखाता हूं। O2- F- Na+ Mg2+, किसका बढ़ाया था? यह है ऑर्डर अपना। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2017 में पूछा गया भाई। बोलो, तुम्हारी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है इसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, पीरियोडिक टेबल में ही दे रखा, अगर तुमने पढ़ लिया ना। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या आएगा? मान लीजिए अपने को ये दे दे H2- Cl- K+ Mg2+, तो क्या ऑर्डर आएगा? इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इसमें भी 18, इसमें भी 18। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की बताओ, इसमें कितने आएंगे? 16, इसमें 17, इसमें 19, 20। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो इसका सबसे ज्यादा आएगा, इसका सबसे कम आएगा। जिसका सबसे कम उसका साइज सबसे छोटा, जिसका सबसे ज्यादा उसका साइज सबसे ज्यादा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये पूछ चुका है, ये पूछ सकता आपसे एग्जाम में। Mg2+ नहीं, सॉरी, यहाँ पे Ca2+ आता है, कैल्शियम 2+ आएगा ना, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम 2+ कर लेना। कोई डाउट है क्या? तो भाई आज का ये लेक्चर था इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। ये बेसिक पढ़ा हमने अभी, जहां से क्वेश्चंस आते हैं मेनली वो अब हम कल स्टार्ट करेंगे।